गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। आज 3 जून का सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस पेपर 1 से रिलेटेड एक न्यूज़ है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर्स में आएगा ये। माउंट एटना एरप्ट्स अगेन। माउंट एटना यूरोप का सबसे एक्टिव वॉल्केनो है और ये फिर से जो है इसमें इरप्शन हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो भयंकर जो है, जिसको कह लीजिए क्लाउड, जिसमें कि धुआं है और ऐश वगैरह हैं, वो काफ़ी दूर तक हवा में फैल गया है। और ये अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल के महीनों में जो है वो इसका 14th एरप्शन फेज़ है माउंट एटना का ये। और इसके अलावा हम बात कर लें तो ये माउंट एटना जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है और ये लोकेशन इसका देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये लोकेटेड है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली, इटली। और इसका जो ऊंचाई है वो करीब 10,922 फीट है, यानी कि 3,329 मीटर्स। और ये जो वॉल्केनो है ये हज़ारों सालों से इसमें इरप्शन होता आ रहा है और इसकी जो एक्टिविटी है सबसे पहली विद रिकॉर्डेड एक्टिविटी डेटिंग बैक टू 425 BC। तो और अगर इसकी हम बात कर लें कि इसका जो साउथ ईस्ट क्रेटर है इज़ वन ऑफ द एटनास 4 समिट क्रेटर्स और ये अपनी फ्रीक्वेंट एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। और ये जो वोल्केनो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और इसको इसके कल्चरल और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। और टूरिस्ट को भी ये आकर्षित करता है और लोकल कम्युनिटी तो यहाँ पे काफ़ी सालों से रही हैं और मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे हैं जो कि प्रेडिक्ट करते हैं इरप्शंस का और उसको लेके जो मिटिगेशन के जो एफर्ट्स हैं वो किए जाते हैं। तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड। सेकंड, अगर हम न्यूज़ को देख लें तो इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और उन्हीं से रिलेटेड आर्टिकल है कि इंडिया में जो कोविड केसेस हैं वो JN.1 वेरिएंट से रिलेटेड हैं और इन पे एक आर्टिकल निकला है द हिंदू में। तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या बातें बताई गई हैं। अभी बताया गया है कि जो कोविड की संख्या है वो मिड मई से बढ़ रही है लगातार और जो इंडिया की जो सिटीज़ हैं उनका जो वेस्ट वाटर होता है उसका जब स्टडी पाया गया है तो उसमें वेस्ट वाटर सर्विलेंस डाटा उसमें पाया गया है कि इंडिया की जो सिटीज़ हैं उसमें SARS-CoV-2 वायरल का लोडिंग काफ़ी है, मतलब ये वायरस काफ़ी अमाउंट में पाया जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि वायरस के नंबर में वृद्धि हुई है, बढ़ा है नंबर। और अभी जो वेरिएंट है वो JN.1 है और इसको बताया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो है इसी से ये निकला है। ओमिक्रॉन जो है वो फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था 2021 में। तो ये नाम पूछ सकता है कि ओमिक्रॉन क्या है, JN.1 क्या है। ये सारे जो हैं वो कोविड के वेरिएंट्स हैं और ये जो ओमिक्रॉन है इसी की वजह से लास्ट कंसर्न जो हुए थे ग्लोबली। और उसके अलावा और भी जो हैं वो न्यू वेरिएंट्स हैं जैसे कि LF.1, NB.1.8 और जो JN.1 वेरिएंट है इसको पिरोला भी कहा जाता है। और ये सबसे पहले, ये नया नहीं है, ये सबसे पहले लग्जमबर्ग में डिटेक्ट हुआ था अगस्त 2023 को और इंडिया में भी ये नवंबर दिसंबर 23 में आ चुका था। और इंडिया में जो ओमिक्रॉन की वेव है वो 22 में आई थी। तो ये जो है वो इस वायरस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और अगर हम देखें तो ये जो सार्स का ये जो कोविड का जो पैटर्न है ये एक सीजनल पैटर्न है। हर 6 या 10 महीने में जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो इससे रिलेटेड इस आर्टिकल में सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे जो कोविड-19 का जो वायरस है वो सीजनली ग्रो करता है।
और नॉर्मल ये फ्लू है, तो जैसे सारे फ्लू जो हैं वो जो वेदर चेंज होता है, वेदर पैटर्न में चेंज होता है तो उनके केसेस बढ़ते हैं, उसी तरह से कोविड-19 का भी वायरस है। और ये जो SARS-CoV-2 वायरस होता है ये एक RNA वायरस है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वायरस का नाम देखिए कि ये RNA वायरस है या DNA वायरस है। तो ये एक RNA वायरस है और इसमें फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस होते रहते हैं और जेनेटिक चेंजेस भी होते रहते हैं कंपेयर टू अदर वायरसेस। फिर नेक्स्ट अगर हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लें तो ये केरला के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, उससे रिलेटेड है। तो इसमें केरला के जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है कि जो ट्रांसजेंडर कपल हैं उनको जो चाइल्ड बर्थ का जो रिकॉर्ड होता है उसमें पेरेंट्स की तरह जो है वो नाम दिया जाएगा, मतलब मदर या फादर नाम देके उनको पेरेंट कहा जाएगा। और उन्होंने जो है वो केरला एक केस था वहाँ पे, तो कोझिकोड कॉरपोरेशन का, वहाँ पे ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनके बच्चे हुए थे, तो उसमें पूछा गया था स्पेसिफाई करने को कि फादर हैं या मदर हैं। तो उन लोगों ने अपील दायर की थी कोर्ट में, तो उसी पे ये कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि फादर ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कि उनको जो है वो फादर या मदर के रूप में आइडेंटिफाई करने से बेहतर है कि उनको एज अ पेरेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये लीगल जो कि डॉक्यूमेंट होता है, बर्थ रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, तो इससे रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो प्रेसिडेंट रूल, मणिपुर में अभी विवाद चल रहा है। मणिपुर में मैतेई ग्रुप है, उनका कोकोमी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है उसको लेके विवाद चल रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पे शिरुई लिली फेस्टिवल हुआ था और उसमें जो है वो जो मणिपुर की बस थी उनके नेम को हाइड कर दिया गया था। तो तब से वहाँ पे जो कम्युनिटी है उसने कहा कि ये हमारी आइडेंटिटी पे आघात किया जा रहा है, और तब से लेके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर का और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनका विरोध किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए प्रेसिडेंट रूल के बारे में एक आर्टिकल निकला है द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो उसको हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट रूल का क्या नियम है, कैसे लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अभी है कि मणिपुर जो है वो फरवरी 2025 से जो है वो प्रेसिडेंट रूल में है, और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो गवर्नेंस है उसको टेक ओवर कर ले, अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नेंस नहीं हो पा रहा है। तो इसी बिहाफ पे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी है, इस वजह से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। और ये जो प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर आर्टिकल 365, तो इसको जो है वो दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट की, जो लोकसभा है और राज्यसभा है, उसे जो है वो दो महीने के भीतर में सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा जो है वो पास कराना मस्ट होता है अगर इस प्रकार का कोई प्रोक्लेमेशन जारी होता है, और एक बार में 6 महीने तक के लिए जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगा रहता है। और जब संविधान बना था तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि इस आर्टिकल को ये एक डेड लेटर रहेगा, इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन इसका यूज़ बहुत बारी हुआ है। आज़ादी से लेके अब तक बहुत सारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेके भी जो है वो कभी जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा दिए गए हैं, तो इसका मिसयूज़ भी काफ़ी हुआ है। तो अगर हम देख लें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना एक जजमेंट दिया था SR बोमई केस 1994 में, तो उन्होंने इस जो जजमेंट दिया था इसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 356 का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और तभी अप्लाई होना चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो, और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे जो है वो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है किसी स्टेट में, प्रेसिडेंट रूल को नहीं लगाना चाहिए। और तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा था कि ये जुडिशियल रिव्यू अलाउड है ऐसे केसेस में, और उन्होंने कहा कि जो असेंबली होती है वो तब तक डिसॉल्यूट नहीं होगी जब तक कि पार्लियामेंट अप्रूव ना कर दे प्रेसिडेंट रूल
किसी भी स्टेट में। जैसे वहाँ पे अगर सस्पेंशन किया गया है तो जो 2 महीने का टाइमलाइन है कि उसके भीतर दोनों ही सदनों से उसको पास हो जाना चाहिए, तो तब तक जो असेंबली है उसको ख़त्म ना किया जाए, उसको डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए। और कई ऐसे केसेस हुए जिसमें जो प्रेसिडेंट रूल है उसको हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। जैसे बिहार में 2005 में हुआ था, उत्तराखंड में 2016 में, अरुणाचल प्रदेश में 2016 में हुआ। तो इस तरह से कई केसेस में जो है वो प्रेसिडेंट रूल को जो है वो हटाया भी गया है, जहाँ पे मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में इनको हटाया गया था। प्रेसिडेंट रूल का अगर हम कुछ एक्सप्लेनेशन देख लें तो जैसे कि जो 361 है उसका जो इंस्पिरेशन है वो सेक्शन 93 में मिलता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको लिया गया है। और ये अलाउ करता था ब्रिटिश गवर्नर को एज्यूम करने के लिए सारी पावर। फिर सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 1987 में कहा कि जो आर्टिकल 356 है उसका बहुत ही लास्ट रिजॉर्ट, जब कुछ ऑप्शन ना बचे तभी यूज़ होना चाहिए। और आर्टिकल 356 का जो है वो 1980 से लेके 90s में बहुत ही मिसयूज़ हुआ, और उसकी वजह से जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन्स हुए, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुए थे ये जो कि लगे थे प्रेसिडेंट रूल, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की वजह से। तो फिर इसीलिए जो है वो केस हुआ था SR बोमई केस जो है वो 94 में, उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि आर्बिट्रेरी यूज़ जो है वो नहीं किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट रूल जो है वो इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और अगर हम बात कर लें कि बिफोर बोमई केस प्रेसिडेंट रूल जो है वो 100 टाइम से भी ज़्यादा लगाया गया था। फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है उसमें सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए, और कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो रिटन एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर देंगे तभी जो है वो उसका प्रोक्लेमेशन जारी किया जा सकेगा। और 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कांग्रेस गवर्नमेंट को उत्तराखंड में रिइंस्टेट किया था और प्रेसिडेंट रूल को हटा के कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो है ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम देख लें तो ये गुजरात में है। गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर मेमोरियल पार्क बनेगा, और इसका नाम रखा जाएगा सिंदूर वन या सिंदूर फॉरेस्ट टू ऑनर ऑपरेशन सिंदूर। और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बनेगा नियर पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और ये जो है वो पूरे ऑपरेशन के दौरान वहाँ पे काफ़ी अटैक्स हुए थे, इसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। और ये पार्क जो है वो 8 हेक्टेयर ज़मीन में बनाया जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है ये। और इसमें जो है वो हाई डेंसिटी फॉरेस्ट भी रहेंगे, और वो जो है वो वन कवच की तरह काम करेंगे। वन कवच ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट आर्मर। फिर नेक्स्ट अगर हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की देख लें कि JNU में जो कुलपति हैं उनको अब कुल गुरु कहा जाएगा। ये इसलिए किया गया है कि ताकि कुलपति इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जा सके। तो अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जेंडर न्यूट्रल डिजिग्नेशन किया गया है। कुलपति को अब वहाँ पे कुलगुरु कहा जाएगा एज द ऑफिशियल हिंदी डेजिग्नेशन फॉर द वाइस चांसलर। और सिमिलर इसी तरह का जो है मूव है वो राजस्थान की सरकार के द्वारा भी किया गया है, जहाँ पे राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक बिल आया था राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ लॉज बिल 2025 इन फरवरी। तो इसमें कुलपति को जो है वो प्रति कुलपति कहा गया और कुलगुरु कहा गया। जो प्रो वाइस चांसलर हैं उनको जो है वो प्रति कुलगुरु कहा गया। तो अभी ये सब जो लॉज है वो हिंदी में वहाँ पे लिखे जाएंगे। तो ये इसलिए है कि मतलब ये ना रहे कि पति से रिलेटेड शब्द है तो ये कि पुरुषों से है या मेल जेंडर डोमिनेटेड वर्ड है, इसलिए ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। तो ये JNU जो है वो इसने भी अब सेम चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है।
नेक्स्ट अगर हम देख लें, इसमें एक आर्टिकल निकला है इंडियन एक्सप्रेस में जहाँ पे भारतीय न्याय संहिता की बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि जो भारतीय न्याय संहिता का जो 152 सेक्शन है वो तब लगता है जब सोवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी पे किसी प्रकार का खतरा होता है। तो अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात कर लें तो ये एक लॉ है जो कि एड्रेस करता है एक्शंस दैट इंडेंजर सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये जो सेक्शन है ये इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट है और ये ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकता है जो कि जो कंट्री है उसकी स्टेबिलिटी पे किसी तरह का खतरा उत्पन्न करती हैं। और ये भारतीय न्याय संहिता जो है वो रिप्लेसमेंट है इंडियन पीनल कोड का विच एम्स टू मॉडर्नाइज इंडियाज़ क्रिमिनल लॉज। और नेक्स्ट अगर हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लें तो जो बीजेपी है वो सेलिब्रेट कर रही है 60 ईयर्स ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म से मतलब है एकात्म मानववाद। और ये जो फ़िलॉसफी है, इसका जो सिद्धांत है, इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था, जो कि भारतीय जनसंघ के को फाउंडर हैं। और इन्हीं के प्रिंसिपल पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के प्रचारक थे और जो है शुरू से ही इन्होंने इसके जब से BJS बना, भारतीय जनसंघ बना, तभी से ये इन्होंने उसमें कार्य किया। तो इसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 60 इयर्स हो चुके हैं। तो फिर ये जो फ़िलॉसफी, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये एकात्म मानववाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और उसकी 60वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। फिर अगर हम देख लें, एक बुक का नाम इसमें मेंशन किया गया है, दैशिक शास्त्र भारतीय पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस। और इसे लिखा था किसने? बद्री शाह थुलगारिया। और इसमें उन्होंने बताया कि चिटी क्या है? इज़ अ फंडामेंटल टू अ नेशंस स्ट्रेंथ एंड रिफ्लेक्टेड इन द एक्शन ऑफ इट्स ग्रेट लीडर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम देख लीजिएगा बुक का, ये हमारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। और एकात्म मानववाद या इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म भी पूछ सकते हैं। फिर अगर हम बात कर लें अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़ है। खीर भवानी फेस्टिवल, पहलगांव अटैक के बाद से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, जो कि कश्मीरी पंडितों का एक ख़ास फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है, जो कि जेठ अष्टमी शुरू होता है खीर भवानी टेम्पल कश्मीर में। और वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो हैं वो आते हैं। पिछले साल 4000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित आए थे, लेकिन इस साल पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद से इस बार जो डिवोटीज़ हैं उनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है, काफ़ी गिरावट हुई है। इस बार करीब 2000 लोग जो है वो पहुँचे हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये ज्येष्ठ अष्टमी पेश होता है। और इसमें जो है वो कई सारे लोकेशंस हैं, जैसे कि तुलमुल्ला इन गंदरबल, टिक्कर इन कुपवारा, देवसार और मंजम इन कुलगाम एंड लोगरी पोरा इन अनंतनाग। और इस बार हैवी अरेंजमेंट किए गए हैं सिक्योरिटी के कि किसी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला ना हो। और ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है इस रीजन का। तो खीर भवानी फेस्टिवल ये याद रखिए। और ये जो है फेस्टिवल ये किसके लिए डेडिकेटेड है? हिंदू गॉडेस हैं रंग्या देवी, उन्हीं को डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल। और ये जो टेम्पल है ये लोकेटेड है तुल्लामुल्ला विलेज नियर श्रीनगर में। और हर साल हज़ारों की संख्या में डिवोटीज़ जो हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और खीर चढ़ाया जाता है गॉडेस को खुश करने के लिए। और वो एक वहाँ पे एक ये रिचुअल है। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लें तो
सिक्किम में लैंडस्लाइड हुई है। एक्चुअली मानसून आ गया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत अभी सिचुएशन ख़राब है, वहाँ पे कई जगहों पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। सिक्किम में बहुत सारे टूरिस्ट हैं वो फंस गए हैं, तो आर्मी कैंप है वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से 3 जवान जो हैं वो मारे गए हैं और काफ़ी मिसिंग 6 जो हैं वो मिसिंग भी हैं। और ये जो लैंडस्लाइड हुआ है ये मिलिट्री कैंप वहाँ पे है जिसका नाम है चटेन, वहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी जान माल की हानि हुई है। और तो अब लैंडस्लाइड की वजह से जो दिक्कतें आई हैं तो ये ध्यान आकर्षित करिए कि हम लोग को जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और बेहतर बनाना होगा और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उन्हें भी स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं में जो है वो जान माल की कम से कम हानि हो। लैंडस्लाइड जो है वो सिक्किम में बहुत कॉमन है मानसून में, क्योंकि ये हिमालयन टेरेन में आता है जो कि काफ़ी अनस्टेबल माना जाता है। और वहाँ का लाचेन डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रोन है नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लें तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स गाइडलाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जो है वो नोटिफाई हुई हैं। और इसमें जो सेंटर है उसने कहा है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है गाइडलाइंस दी गई हैं। और इसमें बताया गया है कि जो कार मेकर्स हैं वो 8000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि उन्हें 15% तक कम ड्यूटी देना पड़ेगा, ड्यूटी रेट। और अभी जो है वो जो रेट है वो 70 to 100% है। फिर इसमें ये बताया गया है कि द स्कीम परमिट्स ईवी मैन्युफैक्चरर्स टू इंपोर्ट कम्प्लीटली बिल्डअप कार्स विद अ मिनिमम कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू ऑफ $35,000 एट अ रिड्यूस्ड कस्टम ड्यूटी ऑफ 15% फॉर 5 years। तो ये जो नए रूल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, इसमें जो है वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इसका एम है, जो न्यू पॉलिसी है कि इनको बढ़ावा देना और जो है वो ग्लोबल प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट करना। और 24 का इसका जो वर्जन है उसमें चेंज किया है कि इसमें अब सेंट्रल ने जो है वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट को भी अलाउड किया है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 इम्पॉर्टेंट टर्म है इकॉनमी के। ब्राउन फील्ड का मतलब जहाँ पहले से कुछ कंपनी है या कुछ चीज़ें हैं, लैंड्स वगैरह हैं, मशीन्स हैं, उनको रिजनोवेट करना, उन पे अगर वो बंद हो गई हैं, लॉस में है, उन पे फिर काम करना। और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की बात होती है जहाँ पे पूरे नए तरीके से किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। फिर अगर हम बात कर लें तो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहा है। और एनुअल जनरल मीटिंग हुई है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की दिल्ली में। वहाँ पे इन्होंने कहा है कि भारत का जो एविएशन सेक्टर है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। और उन्होंने बोला कि जो भारतीय वायुयान अधिनियम है 2024, इसने जो आउटडेटेड एयरक्राफ्ट एक्ट था 1934 का, उसको रिप्लेस कर दिया है। और इंडिया जो है अब जो उसमें जो एविएशन लॉज हैं वो अभी जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग है। फिर उन्होंने इसमें कहा है कंपनी से अर्ज किया है कि ये सिर्फ मेक इन इंडिया पे ना ध्यान दें बल्कि डिज़ाइन इन इंडिया पे भी फोकस करें। और इन्होंने बोला है कि मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशंस, तो इंडिया का जो एम है वो है कि $4 बिलियन तक जो है इसको जो है वो बनाना है 2030 तक। और इसमें बताया गया है कि 2014 में जो है वो ये जो है वो 96 MRO फैसिलिटीज़ थी जो कि अब बढ़ के 154 हो गई हैं। और उन्होंने कहा है कि 100% डायरेक्ट FDI है, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत। और GST रिडक्शन, टैक्स रैशनलाइजेशन, इसने भी जो है वो इसकी ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है।
फिर अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लें तो इसमें इंडिया के विंड एनर्जी पोटेंशियल से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला है बिज़नेस में, द हिंदू में। तो उसमें बताया गया कि इंडिया का जो एम है वो है कि 50 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी हमें कैपेसिटी को बढ़ा लेना है 2030 तक, और इसमें जो विंड एनर्जी का टारगेट है वो है 20%। लेकिन अभी करंट की अगर हम बात कर लें तो ओनली 4% ऑफ इंडियाज़ 1.1 TW विंड पोटेंशियल हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है वो अपडेट किया है रिवाइज लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड मॉडल्स गाइडलाइंस को। तो इसमें जो है लोकल सोर्सिंग ऑफ की विंड एनर्जी कंपोनेंट, जो की इस सेक्शन में जो यूज़ होते हैं विंड एनर्जी जनरेशन के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं, अब उनके लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जैसे कि गियर बॉक्स, जनरेटर्स, टावर्स। इसलिए और इसका ये जो मूव है इससे जो है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होगी और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो गोल है उसको भी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। फिर अगर हम बात कर लें अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो फाइनल रेल स्ट्रेच है जो कि लिंकिंग कश्मीर, उसको इनको इनॉग्रेट करना है। एक्चुअली जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ये 2 स्पेशली डिज़ाइन वंदे भारत ट्रेन जो कि रन करेंगी बिटवीन श्रीनगर और कटरा और श्रीनगर के बीच में चलेंगी। तो इसका इनॉग्रेशन इनको करना है 6 जून को। तो इसके पूरा हो जाने से जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट 42 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था और इसकी जो पूरी टोटल लंबाई है वो 272 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसमें जो कटरा और बनिहाल सेक्शन है वो 111 किलोमीटर लॉन्ग है और ये जनवरी में ही बन चुका था। और लेकिन जो है वो इसका इनॉग्रेशन अभी होगा क्योंकि अप्रैल में कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पे, उसके बाद आतंकवादी हमले हो गए तो उस वजह से इसको इनॉग्रेशन को पोस्टपोन कर दिया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट है अगर देखें तो इसको शुरुआत की गई थी 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इसको जो है वो नेशनल सिग्निफिकेंट का प्रोजेक्ट जो है वो घोषित किया गया था। और चिनाब ब्रिज भी इसी में बनाया गया है और ये चिनाब ब्रिज जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है और ये एक इंजीनियरिंग का जो है वो एक अद्भुत नमूना है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम देख लें अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो साइंस में एक आर्टिकल निकला है जिसमें बताया गया है कि कैसे जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो ओशन का जो न्यूट्रिएंट साइकिल है और जो इकोसिस्टम बाउंड्रीज़ है उसको जो है वो इफ़ेक्ट करता है। और इसमें बताया गया है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से जो आयरन है, ह्यूमन जो मैन मेड एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से आयरन रिलीज़ होता है और उसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में उनका ग्रोथ हो जाता है और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो साइकिल है, जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ रहा है। और काफ़ी इसमें 2016 से लेके 2019 तक जो है वो कई सारे एक्सपीडिशंस किए गए और डाटा कलेक्ट किया गया लगातार 3 सालों तक। और उसके बाद जो है रिसर्च टीम जो है वो अपने इसमें पहुंची है। इसमें एक नाम दिया गया है कि ओशन कलर क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है। और इसमें जो है वो उन्होंने जो अपना रिसर्च किया है उसमें उन्होंने ध्यान दिया है कि जो क्लोरोफिल ए का लेवल है वो कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जो स्प्रिंग सीज़न में जो है वो 39% जो है वो जो आयरन है उसमें बढ़ोतरी होती है और इस वजह से ये माना जा रहा है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो बेस होते हैं जो मेरीन फूड चेन होती है। मरीन में जैसे कि सबसे छोटे प्लांट्स, उनको खाने वाली छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ, फिर उनसे बड़ी मछलियाँ, तो इस तरह से करके पूरा फूड चेन बना होता है। तो उस पे जो है वो ख़तरा होगा और
इनके ओवर क्राउडिंग की वजह से, उनकी ओवर फीडिंग की वजह से जो है वो जो मैरीन इकोसिस्टम है वो उसके उस पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। फिर अगर हम नेक्स्ट एक साइंस में ही एक फाइंडिंग थी जिसमें सीसीएमबी हैदराबाद में एक रिसर्च हुआ है, द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर है ये, और ये हैदराबाद में है। तो वहाँ पे रिसर्चर्स ने अपनी एक फाइंडिंग पब्लिश की है, नेचर में उनकी फाइंडिंग पब्लिश हुई है, जिसमें बताया गया है कि इसमें जो है वो सॉल्व हुई है मिस्ट्री डार्विन की, एबॉर्निमल मिस्ट्री। एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं, जो हम अर्थ में जो जीवन है, अर्थ में जो लाइफ है वो प्लांट्स की वजह से है, और इसमें जो है वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट से लेके लार्ज जो है प्लांट जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं ये इंक्लूडेड होते हैं। तो उसमें एक्चुअली डार्विन की थ्योरी थी कि कैसे जो है पहले शुरुआत में जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स थे, फिर फाइटोप्लैंक्टन आए, और उसके बाद ब्रायोफाइट आए, टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म्स आए, एंजियोस्पर्म्स आए। तो उन्होंने कहा था कि ये इसमें पूरे बहुत साल लगे हैं, 450 मिलियन ईयर्स में जो है जो प्लांट्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है। और जो अभी जो हमारे जो अगर हम बात करें जो अभी जो करंट फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर लिया जाए, जो एंजियोस्पर्म्स जिनको कहा जाता है, वो 130 मिलियन ईयर्स पहले आए, और इनका बहुत तेज़ी से जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हुआ और इनका इवोल्यूशन हुआ, ग्रोथ हुआ। तो जो डार्विन की थ्योरी है इवोल्यूशन की, उसमें ये कैसे इतना सिग्निफिकेंट चेंज हो गया फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो उन्होंने इसको एक टर्म दिया था एबॉमिनेबल मिस्ट्री। तो उसको उन्होंने कहा है कि रिजॉल्व कर लिया है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, एक्चुअली उनकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब गैमीट्स बनाते हैं, और स्पोरोफाइट मतलब स्पोर फॉर्मेशन। गैमेटोफाइट जो है वो जीन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं जिसकी स्पर्म्स और एग बनाते हैं, फिर वो ज्वाइन करके उनका फ्यूजन होता है, फिर स्पोरोफाइट्स बनाते हैं। फिर जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स की बात करें हम, तो ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो जो मॉसेस होते हैं वो सबसे अर्ली लैंड प्लांट्स हैं, और उनका जो स्पोरोफाइट की जो स्टेज होती है वो काफ़ी कम होती है, गैमेटोफाइट ज़्यादा होती है। लेकिन अभी के जो प्लांट्स हैं उनमें जो डोमिनेंट अभी प्लांट्स हैं हमारे सारे एंजियोस्पर्म्स, इनमें स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है। तो ये जो सीसीएमबी में स्टडी हुई है, इसमें इन्होंने एक जीन आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम दिया है इन्होंने शुक्र, SHUKR। तो ये पूछ सकता है कि दिस जीन इज़ रिलेटेड टू, और ये जो है अरेबिडोप्सिस थैलियाना में इसको खोजा गया है। ये जो ऑर्गेनिज़म है ये प्लांट बायोलॉजिस्ट के लिए एक मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये जो शुक्र जीन है इसकी उन्होंने खोज की है सीसीएमबी के जो रिसर्च हुई है, और इनमें इन्होंने बताया कि ये जो जीन है यही रेगुलेट करता है F-बॉक्स जीन पॉलन ग्रेन्स में, और इन्हीं की वजह से जो है ये जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है एक्टिव होते हैं, जिनकी वजह से इनका इतना रैपिड इमर्जेंस हुआ है और इनकी ग्रोथ हुई है 125 सालों में। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट जीन है जो कि प्लांट से रिलेटेड है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देख लें तो रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है। तो कल यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया था और उसका नाम दिया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब करके नाम दिया था। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल हैं, 2-3 आर्टिकल हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस में निकले हुए हैं कि कैसे कैसे जो है वो ये वॉर है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कैसे जो यूक्रेन है उसने रशिया की सारी जो एयर बेसेस हैं उनमें बहुत सीवियर अटैक किया है ड्रोन्स का यूज़ करके। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा PDF में। फिर अगर हम नेक्स्ट बात कर लें तो पराग्वे के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आए हुए हैं, दिल्ली आए हुए हैं। वहाँ पे इनका भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वागत किया गया है, और इन्होंने कहा है कि हमारे जो टाइज़ हैं इसे मजबूत करने हैं, और भी ज़्यादा जो इंडिया और पैराग्वे है इनके बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1961 से चला आ रहा है, और इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे 1961 में एसेंशियन में जो है वो इस्टेब्लिश की थी, जो कि पैराग्वे का कैपिटल है।
नहीं, इसमें बताया गया है कि हाँ सॉरी 1961 से रिलेशन चला आ रहा है और इंडिया ने जो एम्बेसी है वहाँ पे 2022 में जो है वो अपनी इस्टेब्लिश की है। और मरकोसर की बात कही गई है इसमें। मरकोसर जो है वो एक ग्रुप है जो कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे सबको इंक्लूड करता है। 1991 में बना था और ये एक क्रूशल ट्रेड ब्लॉक है उस रीजन में। तो इंडिया और पैराग्वे जो है वो अपने कोऑपरेशन पे काम कर रहे हैं और इसमें बोला गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है कि बहुत ही इस पोटेंशियल है, दोनों को अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए, हमें ट्रेड टाइज बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली यूएस के जो टैरिफ वॉर चल रहा है ट्रम्प के द्वारा, तो उसको देखते हुए बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ हमें जो अपना ट्रेड है उसको बढ़ाना होगा ताकि इंडिया को कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े फ्यूचर में। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी कार्टागेना प्रोटोकॉल को लेकर, जो कि अडॉप्ट किया गया था। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसको जो है वो कोलंबिया में अडॉप्ट किया गया था 2000 में। ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड ये प्रोटोकॉल है और ये जो है वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का भी पार्ट है और इसका एम है कि इंश्योर करना सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ GMOs यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूज़ है हिंदू आर्टिकल में, तो इसलिए इसको हमने आज इसको कवर कर लिया है। और इसमें जो है इसका जो फोकस है, जो ये प्रोटोकॉल है, इसका है फोकस प्रोटेक्टिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और इसको अडॉप्ट किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में और जो नेम है इसका कार्टागेना कोलंबिया के उस पर दिया गया है। और ये 11 सितंबर 2003 को जो है वो फोर्स में आया और इसमें जो है वो प्रोविजंस हैं फॉर एडवांस्ड इन्फॉर्म एग्रीमेंट फॉर GMO इम्पोर्ट्स। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें तो इंडिया ने WTO में नोटिस दिया है स्टील और एल्युमिनियम पे जो टैरिफ है यूएस के द्वारा उसे बहुत बढ़ा दिया गया है। तो उससे रिलेटेड इंडिया ने वहाँ पे अपना जो कंसर्न्स हैं उनको रेज़ किया था। तो यूएस ने रिजेक्ट कर दिया गया, यूएस ने जो है वो इंडिया की नोटिस को रिजेक्ट किया है, जिसमें कि कहा गया है कि इंडिया की तरफ से भी रिटेलिएटरी एक्शन किया जाएगा अगेंस्ट 25% यूएस टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम। तो अब इंडिया के पास कई सारे ऑप्शन हैं कि वो क्या करती है। एक ऑप्शन है कि वो लॉन्च करे is to launch a formal WTO dispute under broader GATT rules, challenging the Section 235 tariffs as disguised protectionist measures rather than under the safeguard agreement। और इसके अलावा ये आर्ग्यू कर सकता है कि यूएस जो है वो मिस यूज़ कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी एग्जेम्पशन का और जो पहले WTO की रैंकिंग की जो रूलिंग्स हैं उनको लेके। तो अब देखना होगा कि इंडिया की तरफ से फ़र्दर क्या एक्शन लिया जाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें तो सुभांशु शुक्ला से रिलेटेड एक न्यूज़ है। इंडियन एक्सप्रेस में इन्हें जाना है। राकेश शर्मा के बाद से ये पहले इंडियन होंगे जो कि स्पेस में ट्रैवल करेंगे और ये 39 ईयर्स ओल्ड के इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं और ये ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट 8 जून को जाने वाला है और ये उसी में जो है वो टीम है। इनके साथ 3 और लोग भी जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे जो कि अर्थ से 400 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये इस तरह से जो शुक्ला हैं, शुभांशु शुक्ला, ये फर्स्ट इंडियन हो जाएंगे टू स्टेप ऑन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। The Dragon spacecraft and the Falcon 9 rocket, which will launch into space, are built by SpaceX के द्वारा ये एयरक्राफ्ट बनाया गया है। और ये जो है वो ये जो मिशन है ये ऑपरेट और मैनेज होता है एक्सियोम स्पेस के द्वारा
ये एक 9 ईयर ओल्ड प्राइवेट एंटिटी है जिसका जो फोकस है वो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट सर्विसेज पे है। और नासा जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है इस मिशन को एज अ पार्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव टू इंकरेज, मतलब नासा जो है वो प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी इंकरेज कर रही है कमर्शियल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में आने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एज एन इंडियन। और इनको जो है वो इंडिया का भी जो एम है वो गगनयान को जाना है, जो कि गगनयान के थ्रू इंडिया जो है वो अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट शुरू करेगा। तो इसी के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था, फिर बाद में इनका सिलेक्शन ISS पे जाने के लिए भी हुआ। तो नासा और इसरो जो है 2023 में इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क डेवलप किया है, जिसमें कि ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के क्षेत्र में ये कोऑपरेशन करेंगे। और इनके अलावा प्रशांत बालकृष्ण नायर भी हैं, ये अनदर इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जिनको कि सिलेक्ट किया गया था गगनयान प्रोग्राम के लिए, और इन्होंने भी ट्रेनिंग पूरी की है इसमें। फिर अगर हम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें, अगर अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स में जो न्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें यह है कि इंडिया के जो वर्ल्ड चैम्पियन हैं डी गुकेश, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री दर्ज किया है। इनकी जीत हुई है मैग्नस कार्लसन, जो कि जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 है, और डी गुकेश ने इन्हें हराया है। और ये डी गुकेश का पहला विन है ओवर कार्लसन इन क्लासिकल चेस मैच। बहुत दोनों के बीच में काफ़ी ये शानदार मैच चला, और इसमें जो है वो जो डी गुकेश हैं उन्होंने इनको हराया है। एक क्लासिकल गेम हुआ है, और इसमें जो मैग्नस कार्लसन है उन्होंने एक ब्लंडर मिस्टेक कर दी, फिर इसकी वजह से जो है ये इनको हराने में इनको सफलता मिल गई। और अगर हम डी गुकेश से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन देख लें तो ये जो है वो यंगेस्ट प्लेयर हैं टू विन द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, और मैग्नस कार्लसन जो है वो 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैम्पियन हैं। और ये जो इनकी विक्ट्री है ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रहेगा इनके करियर का। फिर इसके अलावा अगर हम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें तो श्रेयस अय्यर से रिलेटेड एक न्यूज़ निकली है कि ये पहले प्लेयर बन गए हैं जो कि 3 डिफरेंट टीम्स को लीड करेंगे टू टाइटल डिसाइडर्स। और श्रेयस अय्यर जो है वो क्रिकेट के प्लेयर हैं और ये अपनी लीडरशिप स्किल के लिए जाते हैं। इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टनसी किया, और दिल्ली कैपिटल्स का भी इन्होंने जो है वो कैप्टनसी किया। तो इस प्रकार ये ऐसे पहले बन गए हैं क्रिकेटर जिन्होंने जो कि 3 टीम्स को फाइनल्स में जो है वो लीड करेंगे। फिर अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर हम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लें तो जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की बात कही है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। और इसमें इंक्लूड किया है कि नेशनल चैम्पियनशिप्स के लिए जो मनी है प्राइज़ मनी उसको 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है, और इसका उद्देश्य है कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना और नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाना। जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये गवर्निंग बॉडी है फॉर बैडमिंटन इन इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। फिर अगर हम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो रुद्रांश खंडेवाल ये 17 वर्ष के जो हैं खिलाड़ी हैं, और इन्होंने पैरालंपिक मेडलिस्ट मनीष नरवाल को WSPS वर्ल्ड कप में हराया है, जो कि चल रहा है चॉन्गवॉन साउथ कोरिया में।
इन्होंने तो ये नाम याद रखिए, ये दोनों ही जो है वो ये मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक्स के, और इन्हें जो है वो इनका नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जो रुद्रांश खंडेलवाल हैं ये पैरा शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और तो पिस्टल, तो ये याद रखिए, कभी कोई पूछ देता है खिलाड़ी का नाम देके कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो ये शूटिंग से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। तो ये आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और बाकी जो PDF है उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है हर आर्टिकल का, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। और PDF आपको YPA के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो YPA को ज्वाइन कर लीजिए और YouTube पे जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।